नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अक्सर आम बोलचाल में जो लोग हैं वो ये कहते हैं नेताओं का कुछ भरोसा नहीं है, नेता कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं, धोखा दे सकते हैं। ये तमाम बातें नेताओं के लिए कही जाती हैं। हालांकि अब राजनीति बहुत हद तक बदल गई है, लेकिन फिर भी आम लोगों के बीच आप जाएंगे तो इस तरह के वो बयान देते हुए आपको दिखाई देंगे, और इसमें बहुत हद तक ये सही भी है। राजनेताओं के बारे में बरसों से देश में जो राजनीति चलती रही, यही धारणा बन गई कि कुर्सी के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुर्सी के लिए क्या भारत को तोड़ने की भी मंशा रखी जा सकती है? क्या कुर्सी के लिए आप भारत को बांटने की भी मंशा रखते हैं? पहले अंग्रेज जब यहां पर शासन करते थे तो उनकी नीति थी बांटो और राज करो, क्योंकि उनको लगता था कि अगर भारतीय एकजुट हो गए तो फिर अंग्रेजी हुकूमत यहां चल नहीं पाएगी, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। और जब गांधी जी ने भारत को एकजुट कर लिया तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन आज क्या हो रहा है? अब आज यह हो रहा है कि लगता है यही नीति कांग्रेस ने, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने, सत्ता में बाहर होने के बाद लगता है अंग्रेजों की उसी नीति को अंगीकार कर लिया है। बांटो और कुर्सी पाओ। और इंडिया अलायंस के तमाम नेता इसमें शामिल हो गए हैं। उनको लगता है कि देश को विखंडित कर देंगे किसी भी नाम पर। देश जब बट जाएगा तो बटे हुए देश में उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। कुछ इसी भाषा, कुछ इसी भाव के साथ ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस के नेता काम कर रहे हैं। मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूं? यह आरोप अगर लग रहा है कांग्रेस के ऊपर, इंडिया अलायंस पर, तो क्यों लग रहा है? आपने देखा कि लगातार राहुल गांधी पूरे देश में जातिगत जनगणना का मुद्दा लेकर निकले हुए हैं। वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना कराओ। बीजेपी आरोप लगाती है कि जाति जनगणना करवाने के पीछे इनकी मंशा जातियों की भलाई करना नहीं है, किसी जात विशेष की, ओबीसी पिछड़ों की, बल्कि ये जाति में बांटना चाहते हैं ताकि हिंदू जातियों में बटा रहे और उससे कांग्रेस की जीत का फॉर्मूला निकले। ये बीजेपी आरोप लगाती है, लेकिन इंडिया अलायंस के नेता बार बार इन आरोपों को सही साबित करते हैं। हिंदुओं को बांटने के लिए कभी सनातन पर वार करते हैं इंडिया अलायंस के नेता। सनातन को डेंगू कहते हैं, सनातन को मलेरिया कहते हैं, एड्स कहते हैं, हिंदू को गंदा शब्द कहते हैं। ये सब चीजें अभी बहस में चल ही रही थी, और इस सब के कारण कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को 3 राज्यों में बुरी तरह से हार का सामना करना ही पड़ा था। लेकिन इस हार के बाद कांग्रेस के नेताओं ने एक नया छल प्रपंच शुरू किया, भारत को उत्तर दक्षिण में बांटने का। इस तरह के बयान दिए गए। कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम के जो बेटे हैं, उन्होंने एक नक्शा साउथ इंडिया का, सिर्फ जिसमें दक्षिण भारत दिख रहा, पूरा भारत नहीं, सिर्फ दक्षिण भारत दिख रही है, वो नक्शा ट्वीट किया और लिखा साउथ, कि अब साउथ ही उम्मीद है। कार्ति चिदम्बरम और कांग्रेस के कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए। हालांकि कांग्रेस को इस पर शर्मिंदा होना पड़ा, कांग्रेस के कई नेताओं ने इसका खंडन किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कल ही हमने देखा डीएमके के नेता सेंथिल कुमार ने संसद के अंदर हिंदी भाषी राज्यों को गोमूत्र वाला राज्य बोला ये गोमूत्र वाले राज्य हैं। यह विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब कांग्रेस के जो नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं तेलंगाना के, रेवंत रेड्डी, उनका एक वीडियो जो है वायरल हो गया है। उस वीडियो के अंदर वो कह रहे हैं कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है। सोचिए आप, ये तेलंगाना को बिहार से, तमिलनाडु को उत्तर प्रदेश से बांटने की राजनीति क्या है? अगर आपको उत्तर भारत में सत्ता नहीं मिलेगी तो क्या आप इस तरह से देश को बांटने की कोशिश करेंगे? ये शर्मनाक है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। कांग्रेस ने कहा था राहुल गांधी के नेतृत्व में हम भारत को जोड़ने के लिए निकले, लेकिन जो लोग भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर निकले थे, आज वो भारत तोड़ो की बात क्यों कर रहे हैं?
क्यों भारत को तोड़ने पर आमादा है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी दक्षिण और उत्तर के नाम पर, कभी हिंदी भाषी तमिल भाषी के नाम पर, कभी गोमूत्र के नाम पर। आखिर क्यों भारत को बांटने पर तुले हैं, क्यों तोड़ने पर तुले हैं? दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, इस पूरे मुद्दे पर किस तरह से पॉलिटिकली तमाम नेताओं ने आज बयानबाजी की। बीजेपी ने बड़ा हमला किया, कांग्रेस के नेता डिफेंसिव दिखे, कई ने कहा कि यह बयान गलत है, लेकिन साथ साथ कुछ अपने तर्क कुतर्क और जोड़ दिए। जरा सुनिए उनको, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं। भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ने का काम किया गया कि इसको टुकड़ों में बांटने की सोच आपने आगे बढ़ाई। जिस व्यक्ति को आप तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने की सोचते हैं, उनका बयान कि तेलंगाना के डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है, ये राहुल गांधी की मुहर इस बयान पर लगी है क्या? सोनिया गांधी जी की मुहर लगी है क्या? दूसरा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का एक बार नहीं बार बार बयान आना, डीएमके के नेताओं के सनातन धर्म, हिंदुओं और हिंदी और उत्तर भारत के खिलाफ बयान आना, ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने का कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही। Whatever the Shiv Sena, Eknath Shinde's group of Shiv Sena says, that can't be attached to BJP. This minimum maturity, Mr. Anurag Thakur should have it, that Congress party stands for India. We respect all religion, and Rahul Gandhi ji walked on a Bharat Jodo Yatra to unite people from this kind of divisive politics. मैं ज़रा पोस्टर में दिखाना चाहता हूँ, ये उनका पहला शुरुआत था डीएमके की ओर से। सनातन धर्म इज़ डेंगी मलेरिया। उसके बाद कूद पड़े अपने राहुल गांधी जी, भारत माता कौन है, और उसके बाद कूद पड़े अपने बड़े सेक्युलर और लिबरल वैल्यू के केरल के मुख्यमंत्री, जिन्होंने हमास को इनवाइट करके अप्रूट हिंदुत्व का प्रोग्राम चलाया केरल में। और ये सब नाकाम होने के बाद कल शुरू हुआ है इंडी तोड़ो यात्रा का एक नया स्ट्रैटेजी, नया दौर, नॉर्थ साउथ डिवाइड। इसको हम डट के अपोज करेंगे और देश के सभी सिटीजन्स ऐसे राजनीति को टोटली अपोज करेंगे। 70 साल कांग्रेस सत्ता में रही, कभी सनातन धर्म पे कोई नुकसान है? कोई यहाँ चाहिए कभी? तब फिर तो कहाँ की बातें होती हैं? तो इसलिए जो है हम सबको मानते हैं, सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, हम गौ माता को भी मानते हैं, हम सनातन धर्म को भी मानते हैं, हम सारे लोगों को धर्म के प्रति, आस्था के प्रति छूट के पक्षधर। मैं राहुल गांधी और स्टालिन पिता पुत्र को दोनों को कहना चाहता हूं कि भारत के सनातन की पहचान गंगा गौ हैं। गौ माता भारत सनातन की पहचान है। मजाक करना बंद करो, सनातन को खत्म करना बंद करो। राहुल गांधी, स्टालिन, टुकड़े टुकड़े गैंग, नहीं तो खुद समाप्त हो जाओगे। इस तरह के किसी भी बयान से जिससे कि किन्हीं की भी भावना आहत होती हो, हम लोग ऐसे बयान के साथ नहीं हैं। ये इस तरह के सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में दूसरे का सम्मान करना, दूसरे की संवेदनशीलता का ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप राजनीति कर रहे हैं तो आप कुछ भी किसी को बोल सकते हैं। दैट इज नॉट करेक्ट। ये देश एक है, एक रहेगा, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। और जो विपक्ष के कुछ साथी, INDA के साथी, इस देश को नॉर्थ और साउथ में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये साजिश में बिल्कुल विफल होंगे। उनके विचार हो सकते हैं, पार्टी के विचार नहीं। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, निरादे उनके नेक हो सकते हैं, पर भाषा का ध्यान रखें। तो आपने तमाम बयान सुने। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी सेंथिल कुमार के लिए कह रहे हैं इरादे उनके नेक हो सकते हैं, लेकिन भाषा ठीक नहीं। मतलब इरादे कौन से नेक हैं हिंदी भाषी राज्यों के लिए? इस तरह से उनको अपमानित करने की कोशिश करना, इसमें कौन से नेक इरादे मैं नहीं जानता। लेकिन सेंथिल कुमार ने आज माफ़ी मांगी, उन्होंने संसद में आज माफ़ी मांगी।
लेकिन सवाल तो ये है कि क्या माफ़ी काफ़ी है? क्योंकि मैं आपको सेंथिल कुमार को दिखा रहा हूं, उनकी माफ़ी भी दिखा रहा हूं, उनका बयान भी सुनवा रहा हूं और आपको यह भी दिखा रहा हूं वो सीरियल ऑफेंडर हैं। सीरियल ऑफेंडर, एक बार नहीं, संसद में कई बार हिंदी भाषी राज्यों के लिए गोमूत्र राज्य इस्तेमाल कर चुके हैं। इस बार शायद दबाव में 2024 का चुनाव है तो जो गठबंधन बना उस डर से उन्होंने माफी जरूर मांग ली है, लेकिन वो सीरियल ऑफेंडर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने ईव टीजर, लड़कियां छेड़ने वाला कहा था। सुनाता हूं, आइए जरा सुनिए उनका बयान, माफी और उनके कुछ सीरियल ऑफेंड जो उन्होंने किए, जरा सुनिए। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana. The statement made by me yesterday inadvertently, if it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. And I request the words to be expunged from the and regret it. Thank you. If it wants to implement them for India to become a developed state, let them implement Tamil Nadu's model throughout the state. But instead, why is it being thrust upon us? We totally reject it. If they want, they can go implement it in Gomutra states, which they are very keen upon. என்ன விதமான ஒரு இப்படி யாராவது அவங்க பையனை வளர்ப்பாங்களா? இல்ல இன்னைக்கு உலகத்துல இது மாதிரி நடந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம்? சோ அவங்க சொல்றது வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து இதுதான் செய்தார். கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து இதுதான் அவர் சொன்னார். ஏன்னா இது மாதிரி ஆடைகள் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு இதெல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல்ல அவர்லாம் உள்ளார தூக்கி ஜெயில போடுவாங்க. तो आपने देखा किस तरह से ये लगातार जो है सीरियल ऑफेंडर रहे हैं। और आज एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई, जब संसद भवन के अंदर बीजेपी के सांसद सेंथिल कुमार से माफी मांगने के लिए कह रहे थे, ठीक उसी वक्त टीआर बालू सेंथिल कुमार के बचाव में खड़े हुए। टीआर बालू जो है वो डीएमके के नेता हैं, वो सेंथिल कुमार के बचाव में खड़े हुए। बीजेपी कह रही थी माफी मांगो और कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी की पीछे से आवाज आई आप माफी मांगो, यानी वो बीजेपी के नेताओं को कह रही थी माफी आप मांगो। तो सवाल उठ रहा है कि क्या सेंथिल कुमार की माफी जो है ये सिर्फ दिखावा थी, क्योंकि सोनिया गांधी तो चाहती थी बीजेपी माफी मांगे, क्योंकि उनको शायद लगता है कि सेंथिल कुमार के बयान में कुछ भी आपत्तिजनक है। और चलिए इससे पहले कि चर्चा शुरू करूं, जरा सुन लीजिए कांग्रेस के नए पोस्टर बॉय रेवंत रेड्डी का बयान, जिसमें उन्होंने बिहार के डीएनए के ऊपर सवाल उठाया। सुनिए जरा। That is how they came to Telangana. They are Kurmis in Bihar. बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। मेरा 10 जनरेशन को आप ढूंढो। तो बिहार डीएनए से तेलंगाना का डीएनए बेहतर है, ये रेवंत रेड्डी कह रहे हैं, कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री जो होने जा रहे हैं। चलिए आज इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिस पर आज की डिबेट, आज की इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज मेरा सवाल है, कभी हिंदू, कभी हिंदी भाषियों पर वार, कभी बिहार के डीएनए पर प्रहार, कभी भारत जोड़ने निकले थे, आज क्यों है भारत तोड़ने को तैयार। जी हां, सवाल एक बार फिर, कभी हिंदू, कभी हिंदी भाषियों पर वार, कभी बिहार के डीएनए पर प्रहार, कभी भारत जोड़ने निकले थे, आज क्यों है भारत तोड़ने को तैयार। ये मेरा सवाल। और 4 मेहमान आज मेरे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ तुहिन सिन्हा जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तुहिन सिन्हा जी। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर जी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ एडवोकेट निखिल जैन जुड़ चुके हैं। एडवोकेट निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। और मेरे साथ सूर्य मैथिल जो जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। डॉक्टर नवल किशोर जी, बिहार का डीएनए, तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है, ये कांग्रेस के नवनियुक्त मुख्यमंत्री का बयान है। देखिए, उनका बयान जिस संदर्भ में है उससे बहुत कोई खास चीज निकल के नहीं आता है, जितना आप बताने का कोशिश कर रहे हैं। और तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है। आप तो जिस बयान के लिए सेंथिल कुमार ने माफी मांग लिया, चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने उसको कंडेम कर लिया, उसके बावजूद भी उसको रेफरेंस दे रहे हैं, उनका हिस्ट्री ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या यही चीज आपने किया जब रमेश बिधूड़ी ने
लगभग 15% जो पॉपुलेशन है उस पर तमाम तरह के जो शब्द ऐसे बोले पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, क्या प्रधानमंत्री ने उसको कंडम किया? क्या जेपी नड्डा ने उनको कंडम किया? जहां तक डीएनए का सवाल है, वो तो बिहार का डीएनए देख चुके हैं मोदी जी और शाह जी, उनको 2015 भूले नहीं होंगे अभी तक। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि जब आप कह रहे हैं ना कि इंडिया को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये इंडिया को तोड़ने का प्रयास भाजपा कर रही है। उसको डर लग रहा है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जब से बना है अगस्त 2022 से, तब तक इनकी परेशानी बढ़ी है। और ये जो जीत है, जिसको वो विश्व का सबसे बड़ा जीत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 में भी जीतेंगे, उनको यह चीज बताना चाहिए कि जिस तरह के जीत पर इतने हैट्रिक की बात कर रहे हैं, उसमें अगर टोटल 4 राज्यों के वोट को देखा जाए तो उसमें कांग्रेस से भाजपा को 9 लाख वोट कम मिले हैं। और कई जगह तेलंगाना में तो उनको 8 सीट आई है, उनके 8 गुना सीट आया है कांग्रेस को। मिजोरम में 5% उनको वोट आई है, कांग्रेस को 20% वोट आई है। ये डर जो है ना, देखिए सुन लीजिए पहले, ये डर जो है, ये डर जो है, नहीं मैं तो आपको सुन ही रहा हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब छोड़कर आप सब बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, आज मुझे लगता है निखिल जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। अच्छी बात है, संभालना भी चाहिए आपको कांग्रेस की तरफ मोर्चा, क्योंकि आप कांग्रेस के सहयोगी हैं। तो निखिल जी शायद आपकी बारी कम आए, मुझे माफी दीजिएगा, आपकी तरफ से नवल किशोर जी ने बाजी संभाल ली है। लेकिन मुझे नवल जी, आप मतलब मैं अभी सुन रहा था, सारे बयान मैंने सुनवाए, मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा जो सेंसिबल बयान है, क्योंकि मुझे आपसे उम्मीद थी कि कम से कम आप तो इस बयान को कह रहे हैं कि डीएनए वाला, अरे इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका कोई इतना गहरा भाव नहीं है। अशोक चौधरी जी ने तो जो बयान दिया, मैं उनका सुन रहा था, मुझे लगता है वो आपसे ज्यादा समझदारी बयान, वो बिहार के सेंटीमेंट को लेकर मुझे लगता है जेडीयू के नेता ज्यादा सेंसिबल बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, गलत है, इस तरह का बयान, उनकी सोच गलत है। आप उसकी सोच को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे हैरानी हुई कि आज आरजेडी का एक नेता बिहार के डीएनए पर सवाल उठाने पर वो कह रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा बयान, उसका भाव ये नहीं है। ठीक है सर, अगर उसका बयान भाव नहीं है तो आपकी इच्छा। आप देखिए, आप तो ये भी कह रहे हैं कि जो बात रमेश बिधूड़ी ने कहा है वो बात बहुत सही है। मैं तो रमेश बिधूड़ी का नाम ही नहीं लिया सर, अभी नहीं ले सकते हैं। नहीं, मैं तो लूंगा, क्यों नहीं लिया? मैं तो कल भी रमेश बिधूड़ी पे बात कर चुका हूं। डॉक्टर नवल किशोर, मैं कल भी रमेश बिधूड़ी पे बात कर चुका हूं, और मैं कल भी नहीं, पहले भी रमेश बिधूड़ी पे बात कर चुका हूं। किसी ने जब नए पाप होते हैं तो पुराने पापों को गिनाकर नए पापों को ढकने की, छुपाने की, वो आप लोगों की नेताओं की पूरी नीयत ऐसी चलती है। आप लोगों का टैक्टिस है, मुझे उससे परहेज नहीं है। आप बिहार के डीएनए पे सवाल उठाने को छोड़ करके आप जो है रमेश बिधूड़ी पे कहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप रमेश बिधूड़ी पे 5 मिनट बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिहार के डीएनए पे सवाल उठने से आहत नहीं है तो फिर आप रमेश बिधूड़ी पे 5 मिनट बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, रमेश बिधूड़ी पे बोलिए। अरे आहत वाले लोगों को तो आपने दिखा चुका, वो चाहते हैं कि पूरा देश बर्बाद हो जाए। वो लोग जो लोग कह के आए थे मुद्दे पे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो तो 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। नौकरी की बात कीजिएगा, फिर उसके बाद अभी नौकरी की बात कीजिए, फिर रसोई गैस की बात कीजिएगा, फिर आर्थिक, फिर अडानी की बात कीजिएगा, फिर अडानी की बात कीजिएगा। मतलब मुझे हैरानी है, कोई व्यक्ति, कोई नेता खड़े होकर बिहार के डीएनए को चुनौती दे, अपमान करे, और आरजेडी के नेता हर बात करेंगे, आज उस पर बोलने को तैयार नहीं है। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर नवल किशोर, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। बिहार देख रहा है, बिहार देख रहा है, आरजेडी के प्रवक्ता आज रेवंत रेड्डी का किस तरह से बचाव कर रहे हैं, ये बिहार देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे उससे कोई परहेज नहीं। मैं तो कह रहा हूं नवल किशोर जी, आप बिल्कुल 5 मिनट बोलिए, आप 5 मिनट बोलिए, बहुत अच्छी बात है। बिहार देख रहा है, बिहार देख रहा है किस तरह से आप बचाव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, यहाँ कोई लड़ने वाला नहीं है, जितना भी कोशिश कीजिएगा। ये प्रायोजित कार्यक्रम करते करते मीडिया थक चुकी है। मालूम सनातन पे कितना डिबेट किया है आपने, आपको मालूम है, बहुत सारा डिबेट किया होगा, लेकिन रमेश बिधूड़ी पे आप नहीं बता पा रहे हैं। रमेश बिधूड़ी पे मैं डिबेट कर चुका हूं सर। नहीं, आप प्रधानमंत्री ने रमेश बिधूड़ी पे मैं डिबेट कर चुका हूं, और आपको सुनिए, आप सुनिए मेरी बात। आप प्रधानमंत्री ने माफी मांगा था, पहले ये तो बता दीजिए सर। आप तो प्रोफेसर हैं सर, आप तो प्रोफेसर, आपकी जानकारी में होगा, रमेश बिधूड़ी के मामले पर बाकायदा प्रिविलेज कमेटी बैठ चुकी है, आपको जानकारी होगी शायद, या नहीं हो तो आप मेरे से जानकारी ले लीजिए, मेरे से जानकारी ले लीजिए। रमेश बिधूड़ी पर बैठ चुकी है,
नहीं भाजपा नहीं ने सर, क्या आप किया बताएंगे? रमेश बिदुड़ी पे 5 मिनट आपने- बोलिए। आप- मैं कह रहा हूं नहीं, डॉक्टर नवल किशोर, सेंथिल मुझे को कोई सुन लीजिए आपत्ति पहले। नहीं है। सुन आप लीजिए रमेश पहले, बिदुड़ी पर सेंथिल बोलिए, कुमार। आप रेवंत सेंथिल रेड्डी का कुमार बचाव को- कीजिए, मुझे सेंथिल- खुशी नहीं, होगी, मैं किसी क्योंकि का- मुझे लगता है किसी कि का बिहार बचाव के लोग नहीं ये कर देख रहे हैं सेंथिल और बिहार के लोग कुमार आपके लिए पे- तालियां बजा रहे अरे होंगे। बिहार मुझे के खुशी लोग होगी, आपको भगा मुझे चुके खुशी हैं। होगी बिहार के डॉक्टर लोग नवल भाजपा किशोर, को भगा आप चुके हैं। बाकायदा रेवंत और रेड्डी देश को से बचाइए, भगाने की सेंथिल जरूरी कुमार है। को बचाइए, ये मुझे खुशी होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये आप बचाव साइकोलॉजिकल कीजिए, वारफेयर कराने का जो आप कोशिश है, बचाव कीजिए ये सर, नहीं हो मुझे सकता कतई है। आपत्ति नहीं है। कोई बचाव नहीं आप कर रहा बचाव है, कीजिए, मुझे बचाव कोई नहीं कर रहा है। आपत्ति नहीं है, बचाव मुझे आप कतई कर रहे हैं आपत्ति इस नहीं है। सरकार तो का, इंसिना जो निकम्मी तो हो इंसिना चुकी कोई है, बड़ा बयान जो थोड़ी है, आप निकम्मी हो लोग चुकी है। तो इंसिना आप अननेसेसरी इतना बड़ा बयान, उनका भाव ये थोड़ी था, उनका भाव ये थोड़ी था। और अभी प्रमोद तिवारी भी कह रहे थे भाई उनकी भाषा गलत हो सकती है, उनका भाव गलत नहीं है। उन्होंने जो हिंदी भाषी राज्य को कहा गोमूत्र वाले राज्य, उसमें क्या हो गया? बिहार उत्तर प्रदेश वाले गोमूत्र वाले राज्य वाले हैं, उनकी इतनी है। वो लोग पानी पूरी बेचने वाले हैं। ये मेरा बयान नहीं है, डीएम के नेताओं का बयान है कि ये पानी पूरी बेचने वाले, टॉयलेट साफ करने वाले लोग हैं, इससे ज्यादा इनकी हैसियत नहीं है। लेकिन बिहार में आरजेडी को लगता है नहीं कोई बात, ये बयान थोड़े भाव थोड़ी है, क्या फर्क पड़ता है अगर बिहार का डीएनए कह दिया गलत है, बिहार का डीएनए तेलंगाना का डीएनए बेहतर है। आप लोग अननेसेसरी हल्ला मचाते हैं। देखिए अशोक जी, आज कोई भी स्वाभिमानी बिहारी और कोई भी स्वाभिमानी भारतवासी शर्मसार होगा रेवंत रेड्डी के बयानों पर, लेकिन इंडी गिरोह के लोग जिनकी आदत हो गई है, गिरोह शब्द नहीं सर, गिरोह शब्द मत बोलिए, बोलने दीजिए प्रोफेसर है, आपको तहजीब सिखाना मुझे ठीक नहीं लगता है। प्रोफेसर है, बीच में मत बोला कीजिए, बैठ जाइए, बैठिए। अरे गिरोह बोलोगे तो ही सिन्हा शर्म आती है। डॉक्टर नवल किशोर सुनिए, नवल किशोर जी सुनिए, नवल किशोर जी सुनिए, मैंने आपत्ति जता दी। नवल किशोर जी सुनिए, मैंने आपत्ति जता दी, मैंने आपत्ति जता दी। मैंने उनको कहा गिरोह शब्द का इस्तेमाल, 1 मिनट, मैंने आपत्ति जता दी, उनको बोलने दीजिए। मैंने आपत्ति जता दी, समय मत व्यर्थ कीजिए प्लीज। तो जी बोलिए। जिस तरह की हरकतें इनकी है, चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बस हो गया। डॉक्टर नवल किशोर, मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, प्लीज उनको बोलने दीजिए। आपके बारे में कोई नहीं बोला था, मैं काउंटर कर रहा था, इसी तरह से मैं उनको भी काउंटर, मैंने उनको भी बोल दिया गिरोह शब्द का इस्तेमाल। जिस प्रकार के बयान डीएमके के द्वारा निरंतर पिछले 3-4 महीनों में आ रहे हैं, देखिए हिंदी हार्टलैंड के खिलाफ तो उनके प्रति जो है उनके अंदर एक नफरत पहले से थी, लेकिन नागालैंड के वासियों को उनकी एक नेता आर भारती ने क्या कहा, डॉग ईटर्स, कुत्ते खाने वाले। तो ये तिरस्कार की भावना केवल हिंदी हार्टलैंड तक सीमित नहीं है, एक रिपीट ऑफेंडर है डीएमके पार्टी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में डीएमके को शेयर मिल रहा है इंडी के बाकी घटक दलों के द्वारा। और मैं आपको बता रहा हूं, फरवरी 2021 में राहुल गांधी तिरुवनंतपुरम गए थे, वहां आप उनके बयान को देखिए, एक सभा को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि मैं 15 साल तक अमेठी का सांसद था, लेकिन लोगों से मिलने में वो आनंद नहीं आता था क्योंकि लोग वहां पे इन्फॉर्म नहीं थे। आप लोग बेटर इन्फॉर्म्ड है, इन डेप्थ समझते नहीं हिंदी। उन्होंने कहा था हिंदी भाषी लोग इन डेप्थ नहीं समझते, जबकि दक्षिण के लोग समझते हैं। जी उन्हीं चुनाव के दौरान असम में कैंपेन करते वक्त उन्होंने गुजरात के व्यापारियों के विरुद्ध कुछ अभद्र टिप्पणी की थी। तो ये जो मानसिकता डीएमके की है, उसको आज श्रेय मिल रहा है कांग्रेस और बाकी घटक दलों के द्वारा। और हमने देखा पिछले 3-4 महीनों में ये एक बहुत ही संयोजित प्रयास था। देखिए आरजेडी के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर, उन्होंने एक मोर्चा खोला रामचरितमानस के खिलाफ। जो एसपी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जब तक वो भाजपा में थे उनकी जरूरत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी हिंदुत्व के विरुद्ध, हिंदू धर्म के विरुद्ध बोलने की। जैसे वो समाजवादी पार्टी में गए, अनाप शनाप बोलने लगे। और सबसे बड़ी बात, एक सेकंड, देखिए इनके एक मंत्री हैं डीएमके के पूनम मुंडी, उन्होंने एक बयान दिया था कि दरअसल इंडी अलायंस की स्थापना ही हुई थी सनातन को ध्वस्त करने के लिए। कम से कम उस समय सवाल पूछे जाने चाहिए थे इंडी अलायंस के पार्टनर से, उनको पूछना चाहिए था। बल्कि अगली मीटिंग में डीएमके उसी तरह आई और उसी तरह ये लोग टाइम पास करते रहे जैसे पहले करते। तो ये एक संयोजित प्रयास है। देखिए मोदी जी के प्रति जो इनके मन में नफरत है, अब वो मोदी जी तक सीमित नहीं रही है, अब वो देश के प्रति नफरत बन गई है और वो जनता के प्रति नफरत बन गई है। तोहिन जी, मेरा एक सवाल यह है कि डीएमके को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल सवाल उठाने चाहिए। अभी हम देख रहे थे सेंथिल कुमार ने भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा ईव टीजर, लड़कियां छेड़ने वाले, और कहा ऐसे व्यक्ति को तो जेल में होना चाहिए। अभी सेंथिल कुमार का बयान मैंने सुनाया, मुझे नहीं मालूम कि आप में से किसने सुना। और उसके बावजूद जो है
उसके बावजूद अगर हम उनकी माफ़ी स्वीकार कर ले, ताली बजा दें, हाँ उनसे माफ़ी मांग ली, खत्म हो गया किस्सा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सर डीएमके के साथ तो आपने भी सत्ता में रहे हैं, आप लोग भी सरकार बनाई है, तब क्यों नहीं आप लोगों ने इस सवाल इन सब चीजों को? अशोक जी, मैं यही बता रहा हूं कि जब वो हमारे साथ होते थे ना, उन तौर तरीके के साथ रहते थे, हिम्मत नहीं होती थी इस प्रकार की अभद्रता करने की। देखिए इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये अभी भी पेरियार और नेहरू के युग में जी रहे हैं, जब इनको लगता है कि ये बहुत सामान्य बात है। पेरियार की हिस्ट्री देखें तो उसमें बहुत सामान्य बात थी कि आप जो है हिंदी हार्टलैंड पर आप जो है हिंदू देवताओं पर प्रहार करें, लेकिन ये एक रिसर्जेंट भारत है, ये इस तरह का अपमान अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और देखिए डीएमके का एक बड़ा हाथ है, जो कांग्रेस को जिस प्रकार के परिणाम मिले हैं हिंदी हार्टलैंड के सीट में, इसमें डीएमके का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन। और जब तक कांग्रेस इस बात को नहीं मानेगी, कांग्रेस जब तक अपने अंदर सुधार नहीं लाएगी, देखिए जनता के विवेक पे प्रश्न उठाना बहुत आसान है। बहुत आसान है। तो जी आप रुकिएगा, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद मैं निखिल जी और सूर्य मैथिल जी के पास भी आऊंगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मुझे उम्मीद थी कि शायद कम से कम इस बयान का जो बयान जो है वो रेवंत रेड्डी ने दिया, मुझे उम्मीद थी कि कम से कम डॉक्टर नवल किशोर कहेंगे कि ये बयान बेहुदा है, इस तरह के बयान किसी को नहीं, लेकिन उन्होंने लगा कि इसमें शायद बहुत ज़्यादा आपत्ति। ठीक है, अपनी अपनी सोच है, मैं नहीं जानता उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, लेकिन मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बाकी दो मेहमानों के पास भी आऊँगा। ये जो अभी तोहिन जी ने कहा, वो कह रहे हैं कि ये अलायंस बनाई सनातन के खात्मे के लिए, और ये डीएमके के नेताओं ने बयान दिया। सवाल ये है कि इस बयान को लेकर खंडन किसने किया? मैं आऊँगा इस पर इस ब्रेक के बाद। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए।
खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पे जो निकले थे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो दरअसल अलायंस बना, इंडी गठबंधन बना, उसके नेताओं के लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं, कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं जो भारत जोड़ने की नहीं, भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर हिंदी भाषी राज्यों को कोई सांसद अपमानित करने वाला बयान देता है, अगर कोई एक ऐसा नेता, कोई जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, वो बिहार के डीएनए पर सवाल उठाता है और कहता है कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है, तो क्या ये भारत को तोड़ने की राजनीति है? बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही है, लेकिन इसको लेकर के इंडिया अलायंस उतना असहज नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बयान स्वीकार कर लिए गए हैं। हालांकि इसको लेकर कुछ दबाव जरूर है, इसीलिए आज सेंथिल कुमार ने माफी जरूर मांगी, लेकिन सेंथिल कुमार के कुछ पुराने बयान मैंने आपको लगातार सुना है, वो एक बार नहीं बार बार इस तरह के बयान देते रहे हैं, सीरियल ऑफेंडर हैं। सवाल है ऐसे नेताओं का क्या किया जाए। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तोहिन सिन्हा बीजेपी से, मेरे साथ एडवोकेट निखिल कुमार जी जुड़े हुए हैं, निखिल जैन जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस समर्थक हैं, डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और राजनीतिक विश्लेषक सूर्य मैथिल हैं। निखिल जी, इस तरह के बयान जो नेता बार बार देते हैं, क्योंकि सेंथिल कुमार जैसे नेताओं का बयान अकेला नहीं है, ये बार बार, आज तो उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि ये लड़की छेड़ने वाले हैं, ऐसे नेताओं का क्या किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? आप म्यूट पर हैं निखिल जी। निखिल जी आप म्यूट पर हैं जी। किसी भी पार्टी का अगर कोई भी नेता कोई भी आपत्तिजनक बयान देता है, किसी ऐसी कोई टीका टिप्पणी कर रहा है किसी भी धर्म या उसकी मान्यता के खिलाफ, तो मेरे हिसाब से उसका खंडन करा जाना चाहिए। उसकी पार्टी के जो नेता हैं उन्हें रोकना चाहिए, और अगर उसके अलायंस जो पार्टनर्स हैं उन्हें भी उसका खंडन करना चाहिए। और जो सेंथिल कुमार जी ने कहा है उसका खंडन ऑलरेडी करा जा चुका है। रही बात रेवंत रेड्डी जी की बयान की, अगर हम देखें वो किस संदर्भ में वो बयान दिया गया था, तो बहुत उसे समझने में दिक्कत हो रही है। बोला ये गया था कि देखिए आप एबीवीपी से जुड़े हुए थे, आज आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या? उसके जवाब में रेवंत रेड्डी ने यह कहा था कि केसीआर का जो मूलभूत जहां से वो आते हैं वो बिहार है, उससे बेहतर तो मैं हूं, मैं तेलंगाना से ही हूं, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने के लिए तो मैं ही बेहतर हूं। वो कहीं भी ये नहीं कहे कि तेलंगाना के लोग बिहार के लोगों से बेहतर हैं या बिहार के लोग केवल इतना कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने के लिए तेलंगाना के ओरिजिन से आने वाला निखिल जी एक मिनट आप कहें, अगर आप कहें तो अगर मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूं बयान दोबारा चला दे, जो मैंने सुना उसमें टाइम वेस्ट होगा। मैं सिर्फ सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए। उनका जो बयान था एग्जैक्ट लाइन में बता रहा हूं, आप उसका भावार्थ कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप समझाते। नवल जी ने मुझे इसका भावार्थ समझा। उनका शब्द थे तेलंगाना का डीएनए, उन्होंने जो अपने संदर्भ में कहा, उन्होंने कहा मेरा डीएनए जो है तेलंगाना का है, केसीआर का डीएनए जो है बिहार का था, और उनके शब्द थे तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। ये शब्द थे कि नहीं थे? Isn't it अशोक श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा था isn't it better, isn't it better? He never said कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। He said कि अगर मेरा तेलंगाना से मैं बिलोंग करता हूं, तो क्या ये बेहतर नहीं है मुझे मेरे जैसे व्यक्ति को चुनना तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने के लिए, रादर देन एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार से आते हो। इसमें कुछ ये नहीं है कि तेलंगाना बिहार से ऊपर है, इसमें सिर्फ इतना है कि किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी के नेता हमेशा यही कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे राज्य का होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री को छोड़िए, इवन आप विधायकों के क्षेत्रों में जाएंगे, कितने विधायक अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ यही कह रहे होते हैं कि ये क्षेत्र के नहीं है, क्षेत्र से बाहर के हैं, तो इन्हें यहाँ का विधायक नहीं बनना चाहिए। और नवल किशोर जी अगर आज रेवंत रेड्डी जी की स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहे हैं, तो शायद ये दर्शाता है कि नवल किशोर जी को भी ये बहुत भली बात ही समझ आता है कि बिहार की जनता उस बयान को अपमानजनक तौर से नहीं देखेगी, क्योंकि बिहार की जनता भी समझेगी कि किसी भी राज्य में उसी राज्य के मूल का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनना चाहेगा, और जनता भी उसे ही अपना मत देगी। वरना नवल किशोर जी की राजनीति बिहार की है, उनकी पार्टी की। अगर मैं शायद गलत नहीं हूं, मैं जानता नहीं, आज मेरे साथ सूर्य मैथिल जी पहली बार मेरे शो में जुड़ रहे हैं, मैं नहीं जानता, मेरे ख्याल से सूर्य मैथिल जी भी बिहार के ही हैं,
तो सूर्य मैथिल जी, इस बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा निखिल जी कह रहे हैं उन्होंने तो ये कहा था कि तेलंगाना के लोगों के लिए बेहतर है कि तेलंगाना का व्यक्ति हो, फिर इसमें ऑफेंड होने वाली जरूरत बात ही नहीं है। क्या बीजेपी इसको जानबूझ के बढ़ा चढ़ाकर इस मामले को उठा रही है राजनीतिक फायदे के लिए? धन्यवाद अशोक जी। पहले तो आपको, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और ये बहुत ही शर्मनाक बयान है कि इस देश के 2 राज्यों को अगर आप कंपैरिजन करना शुरू कर दे कि यहाँ का जो डीएनए है वो वहां के डीएनए से हल्का है, क्योंकि सबका डीएनए भारतवासी है। और मैं तो हैरान हूं देखकर आरजेडी के जो प्रवक्ता है किस प्रकार से डिफेंड कर रहे थे रेवंत रेड्डी जी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, पर निखिल जी समझा रहे हैं, सूर्य जी एक मिनट, निखिल जी समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा बेटर, इजंट इट बेटर, वो कह रहे हैं क्या बेहतर नहीं है, वो ये समझा रहे हैं, उसका भाव समझा रहे हैं, आप लोग शायद समझ नहीं रहे पूरी तरीके से। अशोक भाई, अगर ये पूरी तरीके से सुनेंगे ना तो सुन लीजिए आराम से, काहे पॉपकॉर्न की तरह नवल जी रुक जाइए भाई, नवल जी रुक जाइए, आपको मौका दूंगा, नवल जी उनको बोलने दीजिए ना प्लीज, निवेदन है आपका, उनको आपकी बारी में आइए, आप बोलिएगा प्लीज। अभी जो जैन साहब ने बोला वो बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि हम एक ऐसे व्यक्ति की स्टेटमेंट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो कि एक राज्य का मुख्यमंत्री होने जा रहा है देश की संविधान की शपथ लेकर। और जब संविधान की शपथ ली जाती है तो वो कहते हैं कि मैं शुद्ध अंतःकरण से भारत के संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं किसी में भी कोई भेद नहीं करूंगा। यदि ऐसे व्यक्ति की स्टेटमेंट पे हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा सावधानी से उन्हें बात करनी चाहिए। और मैं नवल किशोर जी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको हवा नहीं और आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं, ये आप याद रखिए। नवल किशोर जी, आपने जिस प्रकार से बिहार के डीएनए के अपमान पे आपने स्टेटमेंट दिया है वो तो ऐलान है। मुझे मत कराइए, आप खुद पढ़िए। नवल किशोर जी मुझे आपसे तीसरी चौथी बार निवेदन करना पड़ रहा है। नवल किशोर जी, मैं आपसे तीसरी या चौथी बार निवेदन कर रहा हूं, मेरा आपसे निवेदन है एक करके बोलने, इनको आपको मौका, अरे बोलिए तो थोड़ा ठीक बात बोले। नहीं तो वो आपको कह रहे थे, आप ठीक बात बोले, लेकिन मैंने उनको बोलने नहीं दिया। जब आप बोल रहे थे, सुनिए, जब आप बोल रहे थे तो बार बार सब लोग चाह रहे थे कि इंटरवीन करें कि आप सही नहीं बोल रहे, तो मैंने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। अब उनको आपको लग रहा है वो आपकी सोच है सर, उनको बोलने दीजिए। अशोक जी, आप तो बोल ही रहे थे उनके बिहाफ पे। अरे बिहाफ पे, उनके बिहाफ पे मैं क्यों बोलूंगा? मैं तो अपने बिहाफ पे बोल रहा था सर। मुझे लगता है, मैं तो बिहार का नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का हूं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा फर्क नहीं है। लोग मुझे आधा बिहारी, सुनिए नवल किशोर जी, सुनिए, आपने मेरे ऊपर बोल दिया ना, मैं बोल रहा था क्योंकि लोग मुझे आधा बिहारी बोलते हैं, क्योंकि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का हूं, और मुझे खराब लगा। और मेरे राज्य को कोई गोमूत्र वाला राज्य कहेगा, मेरे सामने खड़ा हो जाए, मैं तो उसको खड़ा नहीं होने दूंगा। आप लोगों को स्वीकार है, आपकी मर्जी है, मैं किसी को इतनी हिम्मत नहीं दूंगा कि मेरे सामने खड़ा होकर और मेरे राज्य को नीचा दिखाए। या देश का, मुझे लगता है देश के सभी राज्य बराबर है, कोई राज्य छोटा बड़ा नहीं है। अब आप रुक जाइए, डिबेट को डिरेल मत कीजिए, नवल किशोर जी की आवाज नीचे कर दीजिए। मैं नवल किशोर जी आपके पास आऊंगा, आपके पास जब आपकी आवाज ऊंची कर दूंगा, आपको बोलने का मौका दूंगा, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। बोलिए सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद। देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण के साथ यहां पर बताना चाहता हूं कि आरजेडी ने किस प्रकार से वोटों के लालच में बिहारी जो सम्मान होता है, आत्मसम्मान, बिहारी बहुत आत्मसम्मान और स्वाभिमान वाला व्यक्तित्व होता है, क्योंकि हम बिहार ही नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में जहां भी जाते हैं वहां झंडे गाड़ के आते हैं। आप मनीष कश्यप की बात ले लीजिए, उनको जिस प्रकार से डिटेन किया गया, उनके संग जिस प्रकार की हालात इस समय आरजेडी की जो नेतृत्व वाली सरकार है उन्होंने की है, और वो भी इंडी गठबंधन के दबाव में और स्टालिन के दबाव में, ये भी अपने आप में दर्शाता है कि बिहारी स्वाभिमान को बिल्कुल तज दिया है हमारी आरजेडी पार्टी। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, आप देखिए कि आरजेडी का प्रोपेगेंडा रहा, उनके जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने रामचरितमानस पर अटैक किया, उसके बाद उसको हाथों हाथ समाजवादी पार्टी जो कि इंडी गठबंधन का सदस्य ही है उन्होंने ले लिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तुनी सिन्हा जी ने बोला, ये सच बात है
जब तक भाजपा में ये लोग रहे तब तक इनकी हिम्मत और हैसियत नहीं थी कि सनातन के ऊपर प्रश्न उठा सके। लेकिन जब से बिहार के अंदर सरकार आई है, आप देखिए बिहार के अंदर जिहादियों की भरमार है। सीमांचल में आप देख लीजिए, वहां पर ठीक है, ये विषयांतर हो जाएगा थोड़ा, सुनिए, ये विषयांतर हो जाएगा सूर्य जी। और एक और विषय मैं तो पूछना चाहता हूं, अरे माता सीता की धरती है हमारा मिथिलांचल, मैं मिथिला से आता हूं, क्या इनके डीएनए में कहीं खोट है क्या? मैं तो पूछना चाहता हूं बहुत ही साफ गोई से, नवल किशोर जी से, डीएनए में खोट है क्या? तभी आपका खून उबाल नहीं मार रहा। ओके, ऐसे पर्सनल बयानों से बचना चाहिए। पर्सनल सूर्य मैथिल जी, पर्सनल बयान किसी को लेकर नहीं, मेरा आपसे सबसे निवेदन है। मैं डॉक्टर नवल किशोर, जो तुहिन जी ने एक बात कही, देखिए इस तरह की बात कि अगर इंडिया अलायंस के नेताओं का कुछ बयान है कि भाई डीएमके ने बार बार कहा कि भाई उनका इंडिया अलायंस का गठन ही हुआ है सनातन की समाप्ति के लिए। मेरे यहाँ विषय सिर्फ सनातन का मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये जो बार बार बयान आ रहे हैं, एक बयान नहीं आ रहा, कभी सनातन को लेकर, कभी गोमूत्र वाले राज्य, कभी कुछ, तो ये सब बयान लगातार जो आ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा इन बयानों से जो है एक अननेसेसरी की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है? आप अननेसेसरी जो भारत जोड़ने निकले थे उनके साथ भारत तोड़ने का ठप्पा लग रहा है, क्या इन सबसे बचा नहीं जा सकता? अशोक जी, मैं आपको बड़े विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं जी। पिछले 10 साल का इतिहास देख लीजिए, और इस तरह के बयानों का फेरिस्त जब देखेंगे ना, तो भाजपा का अगर 10 चैप्टर होगा ना, तो 9 चैप्टर भाजपा का होगा। अनुराग ठाकुर होंगे, गिरिराज सिंह होंगे, और ऐसे तमाम तरह के शीर्ष नेता भी होंगे जो कहते हैं कि कपड़ों से पहचानो, मुसलमान सब्जी बेचता है तो उसे सब्जी मत खरीदो, और मुसलमान को क्या क्या नहीं बोला संसद के अंदर में। तो इस तरह की बात करते हैं ना, जो भाषा की गिरावट आई है ना, उसका आर्किटेक्ट भाजपा है। वो एक पाठशाला से पढ़ के आती है, मतलब वो जो करेंगे वो आप रिपीट कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने एक मिनट आ रहा हूं, अरे मैथिल जी चुप रहिए, एक मिनट सूर्य जी रुकिए, सूर्य जी एक मिनट, उनकी बात पूरी नहीं, मेरा डॉक्टर नवल किशोर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की, तो मतलब आप वही करेंगे? आपको लग रहा है कि इस मामले में डीएमके के नेताओं को, इंडिया अलायंस के नेताओं को, क्योंकि ये तो बयान कांग्रेस के नेता का है ना, जिसने कहा कि हिंदू शब्द का मतलब होता है गंदा, तो इसका मतलब आप हिंदुओं को इस तरह से अपमानित करना चाहते हैं? क्या इससे क्या मिल जाएगा? हिंदी भाषी राज्य को सुनिए, उत्तर प्रदेश और बिहार हिंदी भाषी राज्य हैं, और हिंदी भाषी लोग जो हैं किसी से कम नहीं होता। और दक्षिण, मैं कह रहा हूं पूरा देश एक गुलदस्ता है ना, हिंदी भाषी राज्यों को गोमूत्र वाले राज्य कहना, बार बार कहना, ये सब अपमान करने की जरूरत क्या है? एक शब्द आपने बहुत अच्छा बोला, गुलदस्ता है। डाइवर्सिटी ही खूबसूरती है भारत की। इस डाइवर्सिटी को खत्म करने का कसम किसने खाया है? डीएमके ने। बता दीजिए, आप देख सकते हैं, डीएमके ने कसम खाया। देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भारत की पहचान है। आपने देखा नहीं कि मणिपुर में क्या हुआ? आपने देखा होगा ना कि मणिपुर में क्या हुआ, डबल इंजन का। अरे पश्चिम बंगाल में भी देख लो, तमिलनाडु में देख लो। एक मिनट इनको, अरे आप भूल जाते हैं क्या? सुनिए, मैं आपसे बहुत विनम्रता से ये पूछ रहा हूँ प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइए। अच्छा, एक मिनट सवाल ले लीजिए, चलिए सवाल ले लीजिए डॉक्टर साहब, सवाल ले लीजिए, जल्दी से सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? पूछ रहा हूँ, बिहार में आपकी सरकार है, बिहार के अंदर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के कार्ड से क्या किसी धर्म विशेष का ही इलाज होता है क्या? अगर राशन योजना में जो राशन मिल रहा है प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तो क्या किसी धर्म विशेष को मिल रहा है? यदि ग्राम सड़क परियोजना में जो जोड़ा जा रहा है वो किसी धर्म विशेष के गांव को जोड़ रहे हैं क्या? ओके नवल किशोर जी रिस्पॉन्ड, रुकिए सर, नवल किशोर जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए जल्दी से। प्रकार की बातें सूर्य जी रुक जाइए, समझ गए। सूर्य मैथिल जी प्लीज रुकिए। अरे सूर्या जी भाषण मत दिए, मैं समझ गया आपका सवाल। सिर्फ ये बता, सुन लीजिए, सिर्फ दो बात बता दीजिए। प्रधानमंत्री के आधार पे, चेहरे के आधार पे आप चुनाव जीत रहे हैं, उनकी समझ बता दीजिए। वो कहते हैं कि भारत में जाति ही नहीं है और जातीय जनगणना वो नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी बिहार में कराना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, तो जी आपका जवाब लूंगा, क्योंकि ये बयान मुझे लगता है जो नवल किशोर जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा भारत में जाति नहीं है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा? आप उनका बयान आधा मत वही है, पूरा बयान आपको बोलना चाहिए। अगर उन्होंने किसी कंटेक्स्ट में ये कहा कि भारत में महिलाओं को, युवाओं को, गरीबों को, और अगर उन्होंने ये बात कही, तो फिर इसमें गलत क्या है? अरे
सुन लीजिए ना पहले, मैं अशोक श्रीवास्तव वही नहीं, प्रधानमंत्री मैं कहते हैं कि नवल 27 किशोर ओबीसी हूं। नेता मैं मेरे मंत्रिमंडल में। पूरा जवाब दूंगा, मैं सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ ना, अरे तू ही सिन्हा थोड़ा चुप रहिए, की बात नहीं सुनाई तू, पड़ती अरे है। तू ही शांत हो सिन्हा जाइए, चुप बहुत तो बोल रहो चुके हैं। भाई। ओके रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, अरे एक एक करके, जवाब तो ले प्लीज एक लीजिए। एक करके। हाँ, जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए पहले। अगर वो कहते हैं कि भारत में जाति नहीं है, तो पिछड़ा, अपने आप को पिछड़ा कह के, और उन्होंने क्यों कहा कि मैं पिछड़ा का बेटा अच्छा चलिए, तू इंजी रिस्पॉन्ड कीजिए, हो गया। अच्छा ठीक है, अरे आपने आप ये रिपीट करा सब, आपने सवाल ये कंप्लीट तो नहीं, रिपीट नहीं है, कंप्लीट करने दीजिए। उन्होंने राष्ट्रपति को दलित और राष्ट्रपति, एक मिनट और रुकिए, उन्होंने उनके सवाल रात भर नहीं चल सकते, जवाब सुनिए। 35 पिछड़े हैं, उन्होंने क्यों कहा कि 85 सांसद पिछड़े हैं? ओके, उस समय चलिए, उनको ये मालूम नहीं थी ओके क्या? ओके, तो इंजी रिस्पॉन्ड कीजिए, तो इंजी रिस्पॉन्ड कीजिए। उनकी आवाज बंद करिए बीच में। हाँ ठीक है, ओके ओके, आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, रुकिए, कोई नहीं बोलेगा, एक मिनट, तो इंजी जवाब दीजिए। दो तीन बातें उन्होंने उठाई हैं, सबका जवाब दे रहा हूँ। ये चुनाव, राजस्थान चुनाव के बीच में संदीप दायमा नाम के एक राजस्थान के नेता ने सिखों के खिलाफ एक बयान दिया था। 24 घंटे के अंदर उनको पार्टी से बर्खास्त किया गया था। ये है बीजेपी की। अरे प्रधानमंत्री रुकिए, आप डॉक्टर नवल साहब रुकिए, आप प्लीज रुकिए। हाँ, कहा मतलब तो प्रोफेसर बोलिए, बीच में घुस जाते हैं भाई, तो सबकी आवाज नीचे कर दीजिए प्लीज, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, तो इंजी को बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए, सबकी आवाज नीचे, तो इंजी बोलिए। तो ये भाजपा के आदर्श हैं, आप चेक कर लीजिए गूगल पर। दूसरी बात देखिए, कास्ट सेंसस में माननीय अमित शाह जी ने बार बार स्पष्ट कर दिया है, हम कास्ट सेंसस के विरोध में नहीं हैं, हम इनके दोहरेपन के विरोध में हैं। देखिए, जब तक वो व्यवस्था पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो कि हम ऑथेंटिक कास्ट डेटा कर पाए, आपको पता होगा 2011 में जब इसी प्रकार का कास्ट सर्वे हुआ था, तो उसमें 8.9 करोड़ 8.19 करोड़ जो है त्रुटियां पाई गई थी, जिसमें आज भी लगभग 1.5 करोड़ त्रुटियां जो है निपटाई नहीं जा पाई है। तो क्या ये चाहते हैं कि दोबारा वो लिपापोती हो? ये जो इन्होंने जो किया है छत्तीसगढ़ में, ये खुद इनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसको साझा कर सके। भूपेश बघेल ने कहा कि हम साझा नहीं कर सकते हैं, वहां कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने कहा कि हम साझा नहीं कर सकते, बिहार में एक बड़े पैमाने पर जो है लोगों ने कहा कि कभी कास्ट सर्वे के जो सर्वे हो रहा था उसमें लोग उनसे सवाल, उनके घर कोई आया ही नहीं, बिल्कुल। तो हम इस लिपापोती के खिलाफ हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस प्रकार की पार्टियां करती हैं, जिनका एक ही मकसद है कि वो देश को बांटे रखे। ओके ओके ओके, मैं जातिगत सर्वे, रुक जाइए नवल जी, जो जातिगत सर्वे का जो मुद्दा उठा रहे हैं ना कि जातियों का प्रधानमंत्री ने, ये इस मूल मुद्दे से भटकना हुआ, भागना हुआ, लेकिन फिर भी आपने मुद्दा उठाया, मैंने आपको मौका दिया, जवाब देने का मौका दिया, लेकिन मेरा सवाल फिर भी वही है, क्या हिंदी भाषी राज्यों को अपमानित करके, क्या बिहार को अपमानित करके आप चुनाव जीत लेंगे? क्या आप भारत को, दक्षिण भारत को एक अलग हिस्सा बताकर चुनाव जीत लेंगे क्या? अगर दक्षिण भारत आपको लगता है कि वहां जीत करके आप जो है केंद्र में सरकार बना लेंगे, तो मुझे लगता है इससे गलत सोच नहीं हो सकती। भारत को बांट करके भारत पर कोई राज नहीं कर पाया है। अंग्रेजों ने भी बांट कर राज किया, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों को भी जाना पड़ा। अब तक आपने भारत को बांट के राज किया होगा, लेकिन भारत अब बंटने वाला नहीं है। भारत को बांट करके कोई राजनीतिक पार्टी इस देश पर हुकूमत नहीं कर सकती। इस बात को समझना होगा। मैं एक ब्रेक के बाद आऊंगा, क्योंकि भारत को बांटने की नीति यह गलत नीति है, और इसके लिए कम से कम डीएमके को रोकना चाहिए। इंडिया अलायंस में ऐसे नेताओं को रोकना चाहिए। मैं आऊंगा इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय
अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा इतने में घर कैसे चलेगा? पापा मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी, क्योंकि इससे होती है विकसित भारत के निर्माण की जरूरत पूरी। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका एडवांस टैक्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आता है। तो फिर अपनी एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 75% टोटल पेएबल एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम बात कर रहे हैं कि क्या भारत तोड़ोगे तभी जो है भारत को राज कर पाओगे। सवाल इसलिए क्योंकि जो लोग भारत जोड़ो की बात करते थे, उनके नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो भारत तोड़ने वाले हैं। निखिल जैन, जल्दी से, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान बार बार आ रहे हैं? देखिए, आप पिछले बयानों में चले जाएं, पहले बीजेपी ने ऐसे बयान दिए, ये वो। मैं अगर प्रेजेंट की बात करूं तो लगातार डीएमके के नेताओं के, कांग्रेस नेताओं के, कभी समाजवादी पार्टी के और कभी जो है आरजेडी नेताओं के इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं। आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा, मुझे बताएं। अशोक जी, पहली बात तो बयान इतने बार बार नहीं आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी के जिस बयान पे आज ये सारा हंगामा हो रहा है, ये बयान आज का नहीं है, पुराना बयान है। फर्क, दिक्कत यह है कि जब ऑपोजिशन के नेताओं के बयान आते हैं तो रोज उन पे मीडिया की चर्चा होती है, एक घंटे की डिबेट होती है। कोसने से नहीं होता ना सर, बयान अगर आप देंगे तो हम चर्चा करेंगे ना, लेकिन बयान मत दीजिए, हम चर्चा नहीं करेंगे। अशोक जी आपने शायद उस पर डिबेट करी होगी, पर बहुत कम चैनल ऐसे थे जो रमेश विदुरी के आपत्तिजनक बयानों पे उन्होंने चर्चा करी। लगभग रमेश विदुरी के बयान पर सभी चैनल में चर्चा हुई, उन्होंने अभी सभी जगह बात हुई। सरदारों के खिलाफ किसी बात नहीं, अशोक जी एक बार बोलने दीजिएगा कि जब तुहिन सिन्हा जी कहते हैं कि किसी हमारे भाजपा के नेता ने सरदारों के खिलाफ बयान दिया तो हमने उसे 24 घंटे में बर्खास्त करा, बहुत अच्छी बात है। आपने रमेश विदुरी के लिए क्या करा? रमेश विदुरी को आपने प्रभारी बना के राजस्थान की गुर्जर बेल्ट में भेज दिया, उन्हें इनाम दिया गया। मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ संसद में एक सांसद को अभद्र भाषा यूज करने के लिए बयान दिया गया। मेरे पास सर समय बिल्कुल कम है,
सुनिए, मेरे पास समय बिल्कुल कम है। आपने जो सवाल उठा दिया तो जी रिस्पॉन्ड कर दे, क्योंकि मैंने आपसे जो सवाल पूछा था आपने कहा ठीक है, तो आपने रमेश बिजली का सवाल उठाया तो जी जवाब दें। लेकिन मेरे जो सवाल का जवाब था कि बार बार क्यों इस तरह के बयान, क्योंकि आप लोग बयान देंगे तो हम चर्चा करेंगे ना। आप सुनिए, मैं आपको एक बताऊं, कल लोग कहेंगे कि हम गांधी परिवार पर बात क्यों कर रहे हैं। अब अगर शर्मिष्ठा रेड्डी जो प्रणव जो है उनकी बेटी जो है शर्मिष्ठा मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी की बेटी है, उनकी किताब है, उसकी किताब में उन्होंने अगर गांधी परिवार पर सवाल उठाए कि जो एएम पीएम नहीं जानते वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उस पर अगर कोई नेता बयान देगा तो हमें चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन तुहिन जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि भाई उस पर क्यों नहीं आप एक्शन लेते? ये पर्याप्त जानकारी नहीं रखते। जैसा आपने बताया कि प्रिविलेज कमेटी की बैठक हो चुकी है, वो जो पूरा विषय है वो विचाराधीन है और उस पर निश्चित रूप से आज नहीं तो कल एक्शन होगा। उसमें बात यह है कि प्रोवोकेशन था उससे पहले, उस प्रोवोकेशन की जांच हो रही है। देखिए, मैं गोली नहीं मार दीजिएगा संसद में किसी करते रहते हैं, तरीका सिखाइए ना। रुकिए भाई, सबकी आवाज, जिसको जो बोल रहा है उसी को बोलने दीजिए, बाकी सबकी आवाज नीचे रखिए। अशोक जी, मैं हैरान हूं कि आज बिहार का अपमान करना, बिहार का डीएनए का अपमान करना कितना सामान्य बात हो गया इस विपक्ष के लिए। क्या आपने कभी इस विपक्ष को इटली के डीएनए के बारे में कहते सुना है? तो कितना सामान्य हो गया है आज बिहार के डीएनए का अपमान करना, और ये विपक्ष जो मुक्त दर्शक होकर देखते रहेगी। शर्म आती है मुझे इन पर। ओके, सूर्य मैथिल जी, क्या ये डिबेट रुकेगी? क्या आपको लगता है लोकसभा चुनाव तक इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे? देखिए अशोक जी, ये बौखलाहट को दर्शा रहा है। आप देखिए, जातिगत जनगणना का कार्ड नहीं चला, उसके अलावा प्रधानमंत्री जी को लगातार इन्होंने अपशब्द कहे, उसका नतीजा इनको इसमें अपशब्द कहा मिल गया। अरे बीच में क्यों बोलते हैं? मेरे पास समय नहीं है। सूर्य जी, अपनी बात पूरी कीजिए। सबकी आवाज नीचे कर दीजिए प्लीज, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, मेरे पास समय नहीं है। सूर्य मैथिल जी, अपनी बात जल्दी 30 सेकंड में। अभी छटपटाहट जो है ना वो आरजेडी की दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी बिहार का तो अपमान ये करेंगे, लेकिन अपनी इंडी गठबंधन के सदस्य की जो स्टेटमेंट है उसका कंडेम्ट नहीं करेंगे। कारण क्या है? क्योंकि इनकी नजर में बिहार का डीएनए इतना हल्का है कि उसका कोई भी अपमान कर जाए कोई फर्क नहीं। नहीं, मुझे लगता है किसी भी राज्य का डीएनए, क्योंकि भारत का डीएनए सबका एक है, और किसी भी राज्य के लिए, किसी भी भाषी के लिए इस तरह के बयान अपमानजनक है। लेकिन मैं चलते चलते आपको सिर्फ एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। जिस तमिलनाडु के अंदर यह कहा जा रहा था कि सनातन को नष्ट कर देंगे, सनातन को डेंगू मलेरिया, आज जब वो वहां पर तूफान आया है, पानी भरा है, तो आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो सनातन से जुड़े लोग हैं ना, आपको यहां पर दिख रहा होगा, जो तमाम सनातन से जुड़े लोग हैं, वहां पर डेंगू मलेरिया बीमारी नहीं बांट रहे, बल्कि तूफान पीड़ित लोगों के घरों में जा जाकर उनको राशन दे रहे हैं, उनको अनाज बांट रहे हैं। और जो एनडीआरएफ के जो लोग गए हैं तमिलनाडु में लोगों को बचाने के लिए, उनमें बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। आप सोचिए, यह देश एक है। आप उत्तर भारत के किसी मंदिर में जाएंगे तो दक्षिण भारत के लोग आपको वहां पर भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम की पूजा करते दिखेंगे। लेकिन यहां पर उत्तर दक्षिण का भेद करना और सनातन को डेंगू मलेरिया कहना, ये जो सनातन के लोग हैं, जो सनातन से जुड़े लोग हैं, ये मलेरिया नहीं बांट रहे, बीमारी नहीं बांट रहे, ये वहां पर खाना बांट रहे हैं। जो लोग बाढ़ में फंसे हैं उनको प्यार बांट रहे हैं। ये है सनातन, इसको समझिए। और ये देश एक है। आप अपने चुनावी रोटियां सेकने के लिए इस देश को तोड़ना चाहते हैं तो ऐसा भगवान के लिए मत कीजिए। वैसे तो ये देश मजबूत है, इसका जवाब देगा। 3 राज्यों में लोगों ने दिया है, और देर सवेर बाकी सब जगह भी लोग उठेंगे, जवाब देंगे। इस तरह की राजनीति आपको कहीं नहीं ले जाएगी। ये शर्मनाक है, इससे बचा जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मेरे सभी मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार।